आज फिर से अमावस्या की वो काली, भयानक, खौफनाक और डरावनी रात थी। इस वीरान खंडर रूपी गांव में शायद ही ऐसा कोई जीवित प्राणी हो जो ना जानता हो कि उस काली अमावस की रात गांव के कब्रिस्तान में क्या भयंकर घटित हुआ था। अभी शाम ही थी, सूरज भी कुछ कुछ नजर आ रहा था, इसीलिए इतना अधिक अंधेरा नहीं था। प्रकाश की कुछ किरणें अभी भी अपना प्रकाश बिखेर रही थी और इन किरणों से अभी कुछ और समय तक कायम रहने की उम्मीद की जा सकती थी। अमन नाम का एक लड़का अपने खेत से धीरे धीरे वापस चला आ रहा था और कोई गीत धीरे धीरे गाते हुए अपनी मस्ती में ही वो बस चल रहा था। जैसे ही रात होने को आई, सभी लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके चुपचाप अपने घरों में छिप गए और फिर सो गए। अमन के पिताजी अत्यधिक चिंतित हो रहे थे, मगर मारे डर के उनकी हिम्मत भी घर से बाहर निकलने की नहीं हो रही थी। अमन जैसे ही गांव के नजदीक आया तो वो गांव के सन्नाटे को देखकर दंग सा रह गया। पूरा गांव अंधेरे रूपी समुद्र में गोता लगा चुका था। अमन ने आसमान की ओर देखा और मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। आसमान में कहीं पर भी चांद नजर नहीं आ रहा था। अमन को अचानक ही याद आया कि उसके पिताजी ने उसे खेत जाने से पहले बताया था कि आज शाम होने से पहले ही घर वापस लौट आना, क्योंकि आज फिर से वो काली, भयानक और अमावस की शैतानी रात है। अमन की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, महज 14 साल का था वो, मगर वो अपने बचपन से ही अमावस की रात के खौफ को सुनता आ रहा था। मगर उसे आज तक किसी ने भी कभी ये नहीं बताया था कि अमावस की रात क्या घटित हुआ था, जो गांव के लोग अमावस का नाम सुनते ही कांप उठते थे। अमन को न जाने क्यों अजीब सा महसूस होने लगा। उसे डर भी लगने लगा और मारे डर के वो पसीने से भीग गया और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। हाँ, मगर उसने ये जरूर सुन रखा था कि अमावस की रात गांव के कब्रिस्तान में कुछ भयंकर घटित हुआ था, मगर क्या, ये तो बेचारा नहीं जानता था। वो इससे अनजान था। हालांकि आज वो जल्दी ही घर लौटना चाहता था, पर अपनी ही धुन में मस्त वो बालक अपने मस्तिष्क से अपने शरीर का संतुलन खो देता है और रात के इस पहर में आ पहुंचता है। अचानक ही अमन को कुछ ऐसा याद आया कि वो मारे डर के कांपने लगा, जिससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए उस कब्रिस्तान के पास से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि गांव की शुरुआत ही उस कब्रिस्तान से होती थी। अब उसने अपनी चाल और भी धीमी कर दी। वो तो सिर्फ खेत में बैर लेने के लिए गया था, पर उसे क्या मालूम था कि ये बैर उसे इस मुसीबत में डाल देंगे। वो धीरे धीरे चलते हुए गांव के अंदर पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव को घेरे हुए था। वो उस कब्रिस्तान को जल्दी से पार करना चाहता था, इसीलिए वो उस कब्रिस्तान के पास से तेज गति से चलने लगा। अचानक ही उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे इस भयानक खामोशी में सिर्फ अपने दिल के धड़कने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अमन के दोस्त ने उसे बताया था कि एक बार एक रात को एक आत्मा उसके चाचा का पीछा कर रही थी, लेकिन जब उसके चाचा ने पीछे मुड़कर देखा तो उस आत्मा ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था और उसके बाद से उसके चाचा हमेशा हमेशा के लिए गूंगे होकर रह गए। उसके चाचा ने आज तक कभी भी कुछ नहीं बोला। अमन अब पूरी तरह से डर गया था। अचानक एक काली परछाई तेजी से उसके आगे से निकल गई।
और वो थर थर कांपने लगा। वो मारे डर के जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। अगर कुछ था तो वो था सिर्फ काला अंधेरा। उसने अब कुछ शांति महसूस की और एक लंबी राहत की सांस ली। लेकिन जब वो आगे मुड़कर वापस चलने लगा तो उसकी एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था, जिसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ और बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अमन के चीखते ही वो लड़का अचानक से गायब हो गया। अमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या था, कोई सच या फिर सपना। वो मारे डर के तेजी से अपने घर की ओर भागने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि एक काली परछाई तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। अमन को पहले तो कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो काली परछाई उसके नजदीक आने लगी। वो परछाई बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। अब अमन को लगने लगा कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। वो अब मरने वाला है। वो परछाई बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गई। अमन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और वो डर के मारे अपनी आंखें दोबारा खोल ही ना सका। कुछ समय तक कुछ भी घटित नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो परछाई बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। ये वही लड़का था जो अमन को पहले दिखा था और अब वो वापस जाने लगा और दूर अंधेरे में जाकर गुम सा हो गया। अमन तेजी से दौड़कर अपने घर पहुंच गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके माता पिता उसी की राह देख रहे थे। अमन को देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसकी माँ ने मारे खुशी के अपने बेटे को गले से लगा लिया। अमन के पिता की भी जान में अब जान आ गई थी। अमन ने अपने माता पिता को अपनी सारी आप बीती ज्यों की त्यों बता दी। अमन के पिता ने अमन को खाना खाकर सो जाने के लिए कहा, लेकिन अमन ने अमावस की रात की घटना अपने पिता से जानने की जिद की। अमन जानना चाहता था कि आखिर अमावस की रात को गांव में क्या भयंकर घटित हुआ था। आखिर क्यों अमावस का नाम सुनते ही गांव के लोग डरने लगते थे, और वो लड़का कौन था जिसे अमन ने अपनी आंखों से देखा था। बच्चे की जिद के आगे अमन के पिता खुद को रोक नहीं पाए और बताने लगे कि जो लड़का तुमने देखा वो इसी गांव का एक लड़का था जो कि अब मर चुका है, जिसका नाम मोहन था। अमन के पिता ने बताना शुरू किया कि ये घटना आज से लगभग 20 साल पहले की है, जब इस वीरान खंडर रूपी गांव में एक साधु का आगमन हुआ था। पर ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी कि वो साधु के वेश में बच्चों की बलि देने वाला एक खतरनाक तांत्रिक था। सब लोग उसके माया जाल में फंसकर उसकी खूब सेवा पानी करने लगे और इस बात का वो तांत्रिक खूब फायदा उठाता था। वो लोगों को अपने माया जाल में कसता रहा और छोटे छोटे नादान बच्चों को पकड़कर उनकी बलि देने लगा। कहते हैं कि एक दिन गांव के लोगों को उसकी इन काली करतूतों के बारे में पता चल गया। और फिर क्या था, एक दिन गांव वालों ने मौका देखकर उसे औंधे मुंह गर्दन से जा दबोचा। उसे खूब मारा पीटा गया और उसके बाद बेरहमी से उसे जान से मार डाला और कब्रिस्तान में उसकी लाश फेंककर उस पर आग लगा दी। वो तांत्रिक तो जल गया, लेकिन उसकी कलाई पर बंधा वो काली शक्तियों का काला धागा ना जल सका। गांव के लोगों ने इस धागे को जलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। किसी अनहोनी के डर से गांव वालों ने इस धागे को हाथ तक नहीं लगाया।
वो धागा आज भी कब्रिस्तान में उस कब्र के पास विराजमान है। अंत में थक हार कर जब किसी का कोई बस ना चल सका तो गांव के लोगों ने उस तांत्रिक की कब्र के पास ये लिख दिया कि इस कब्र के आसपास आना भी मना है। जो भी इस कब्र के पास आएगा फिर वो अपनी जान से जाएगा। कोई भी गलती से भी इस कब्र के पास आने की हिम्मत भी नहीं जुटाता था। तो पापा, फिर वो लड़का कौन था? अमन ने अपने पिताजी की ओर शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा। अमन के पिता ने फिर से वही किस्सा आगे बताना शुरू किया। बेटा, गांव में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। पढ़ाई में बड़ा होशियार था। वो जो कुछ भी सीखता वो घर पर आकर अपने माता पिता को बताता था। एक दिन वो अपनी गेंद उठाकर खेलने के लिए रवाना हो गया। कब्रिस्तान के पास वाले खेत में ही सब लोग गेंद से खेल रहे थे। मोहन भी अपनी गेंद ले जाकर वहां पर खेलने चला गया, लेकिन खेलते खेलते उसकी गेंद कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंची। शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, लेकिन मोहन अपनी गेंद के लिए कब्रिस्तान में जा घुसा। उसने कब्रिस्तान में अपनी गेंद ढूंढी पर उसे कहीं नहीं मिली। उसके दोस्त कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर उसे पुकार रहे थे। वो निराश सा होकर वापस जाने लगा। तभी उसे एक कब्र के पास एक लाल रंग की कोई वस्तु नजर आई। ये उसकी गेंद थी। ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि वो कब्र उसी खतरनाक तांत्रिक की थी। वो धीरे धीरे उस कब्र के पास चला गया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, मगर उसने उनकी एक ना सुनी। मोहन को कब्र के पास जाता देख उसके सभी दोस्त वहां से भाग गए और घर जाकर अपनी अपनी रजाइयों में औंधे मुंह जा लेटे। मोहन ने कब्र के पास से अपनी गेंद उठाई और वापस जाने ही लगा था कि तभी उसे उस कब्र के पास एक काले रंग का धागा नजर आया। धागा बहुत ही सुंदर था। उसने जैसे ही उस धागे को छुआ, उस खतरनाक तांत्रिक का श्राप उसे लग गया। मोहन की आंखें लाल हो गईं, मानो जैसे वो तांत्रिक उसके शरीर के अंदर घुस गया। उसने एक बहुत ही जोरदार चीख दे मारी। सब लोग डर गए। किसी के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरा आसमान काले बादलों से छा गया। चारों तरफ से एक भयानक सा अंधेरा घिराया। ये अमावस की वो खतरनाक, भयानक, खूंखार और काली रात थी। कब्रिस्तान के बाहर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन मारे डर के किसी की भी हिम्मत मोहन के पास जाने की नहीं हुई। सब लोग भीगी बिल्ली बनकर ये सारा नजारा डरते कांपते शरीर के साथ देखने लगे। उसके माता पिता भी वहां पर आकर रोने लगे। वो उस तांत्रिक से अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगे कि तभी सबने एक खौफनाक मंजर देखा। मोहन के पीछे अचानक से एक काली परछाई नजर आने लगी। ये परछाई उसी खतरनाक तांत्रिक की थी। ये भयानक मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक से वो काली परछाई मोहन के शरीर के अंदर घुस गई और मोहन जोर से चीख पड़ा। मोहन का पूरा शरीर फट गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। उसकी माँ ये सब कुछ देख ही ना सकी और उसने भी वहीं पर दम तोड़ दिया। उसकी माँ और मोहन को वहीं पर दफना दिया गया। कहते हैं कि अगले दिन से मोहन के पिता भी अचानक कहीं गायब हो गए और आज तक दोबारा कभी नजर नहीं आए। लोग कहते हैं कि उन्हें भी उस खतरनाक तांत्रिक का श्राप लग गया था। ये घटना गांव के लोग आज तक नहीं भूल सके। कहते हैं कि मोहन आज भी अमावस की रात गलियों में घूमते हुए नजर आता है और लोगों को
अपना शिकार बनाता है। उसका भयानक चेहरा आज भी लोगों को डरा देता है। इसीलिए गांव का कोई भी बच्चा अमावस की रात को घर से बाहर नहीं निकलता। वो मोहन आज भी अमावस की भयानक रात गलियों में दौड़ता है और अपने शिकार को ढूंढता है। पर अमन बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम उसके चंगुल से बच निकले। मैंने तो उसका चेहरा आज तक कभी नहीं देखा, न जाने वो कैसा दिखता होगा। अमन पीछे से धीरे से बहुत ही भयानक आवाज में बोल उठा, कहीं ऐसा तो नहीं दिखता था। अमन की ये बात सुनते ही उसके माता पिता बुरी तरह डर गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उन दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अमन का चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था और वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा था। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं कि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। मेरा नाम विनय है। आज जो मैं घटना आपको सुनाने वाला हूँ ये आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। खैर उस बात को गुजरे हुए तो काफी वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी जब भी मैं उस बात को सोचता भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मैं अपने स्कूल में पढ़ा करता था। हमारे स्कूल से एक पिकनिक का आयोजन किया जा रहा था। उस दिन हमें स्कूल सुबह 8 बजे बुलाया गया था। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मेरे सारे दोस्त वहां पर पहले से मौजूद थे। उन सबको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। आज हम लोग मिलकर पिकनिक जो जाने वाले थे। हमारे सामने पिकनिक के लिए पूरी 10 बस खड़ी हुई थी और अब वो समय भी आ गया जब हमारे सर ने आकर हमसे कहा कि चलो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हमने यही सोचा था कि आज तो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन ये मजा कितना ज्यादा खौफनाक होने वाला है ये तो आपको भी आगे पता चलेगा। पूरे दिन हमने पिकनिक में बहुत ज्यादा एंजॉय किया। घूमते फिरते अब हम लोग घर की तरफ वापस लौट रहे थे। रात के करीब 10 बज गए थे और अब हमारी बस एक सुनसान जंगल के अंदर से गुजर रही थी। मैं 10वीं बस के अंदर बैठा था। हमारी बस सबसे लास्ट चल रही थी। बाकी की 9 बस काफी आगे निकल गई थी और हमारी बस थोड़ा पीछे रह गई थी। हम लोग हंसते गुनगुनाते गाना गाते हुए सफर का मजा ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक बस में से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी और तभी अचानक बस चलते चलते रुक गई। सबको लगा कि बस खराब हो चुकी है। ड्राइवर अंकल बस से नीचे उतरते हैं और बस को चेक करने लगते हैं। उसके बाद ड्राइवर ने हमारे सर और मैम से कहा कि बस के इंजन में खराबी आ गई है और इसे ठीक करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद हमारे सर ने सोचा कि बाकी की 9 बसें तो काफी ज्यादा आगे निकल गई होगी। एक काम करते हैं, उन्हें कॉल करके वापस यहाँ बुला लेते हैं। सारी बसें एक साथ ही रहनी चाहिए, ऐसे तो हम बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाएंगे। ये सोचकर सर ने बाकी के 9 बसों में कॉल करके उन्हें भी इसी जंगल में बुला लिया। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर हमें इस जंगल के पास एक ढाबे पर लेकर जाते हैं और हमें कहते हैं कि जब तक बस ठीक हो रही है आप सभी बच्चे ढाबे पर चाय नाश्ता कर लो। उसके बाद हम सारे दोस्त मिलकर उस ढाबे पर बैठ जाते हैं। उस ढाबे पर एक बूढ़ा सा आदमी चाय नाश्ता बना रहा था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत ही अजीब सी दिख रही थी। वो दिखने में बहुत ही भयानक सा लग रहा था। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी अपनी भारी आवाज में
हमारे प्रिंसिपल सर से कहता है, क्या चाहिए आप लोगों को? उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबको चाय नाश्ता करवा दो। हम बच्चों को वहाँ पर बिठाकर प्रिंसिपल सर दोबारा बस के पास चले जाते हैं और 2-3 सर हमारे पास रुक जाते हैं। हम सभी दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और हमारा चाय नाश्ता कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मेरी नजर ढाबे के छत पर गई। मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। उसके बाल आगे की तरफ थे। उसके बालों के पीछे से उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। उसे देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। वो लगातार एक टक बस मुझे ही घूरे जा रही थी। उसे देखकर मैं बहुत जोर से चिल्लाया। मेरी चीख इतनी तेज थी कि सारे सर मैम और मेरे सारे दोस्त और वहाँ मौजूद सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। सभी लोग मुझे सहमते हुए पूछने लगे, क्या हुआ विनय, तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाए? तभी मैंने सर से कहा, सर वहाँ ढाबे की छत पर कोई है। सभी लोगों ने जब ढाबे की छत पर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सब ने मुझे यही कहा, विनय वहाँ तो कोई भी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। तभी अचानक मेरे बाजू में बैठा मेरा दोस्त अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो अपने मुंह से बहुत ही अजीब अजीब और भयानक आवाजें निकाल रहा था। उसकी ये आवाजें सुनकर हम सब लोग बहुत ज्यादा डरने लगे कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया। हम उसे पूछने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता वो बेहोश हो गया। काफी देर तक उसे उठाने की कोशिश की गई। उसके ऊपर पानी छिड़का गया। उसके बाद उसे होश आया। हम सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। ये देखकर हमारे सर ने हमसे कहा, देखो सफर की थकान की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा, तुम सब घबराओ मत और थोड़ी देर यहाँ पर खेल लो। मेरा दोस्त जो अभी बहुत अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। उसके बाद हम सारे दोस्त मिलकर दोबारा से वहाँ खेलने लगे और उस बात को भूल गए। तभी खेलते खेलते कुछ बच्चे जंगल के अंदर की तरफ चले जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी पीछे से जोर से चिल्लाता है, जंगल की तरफ मत जाओ, वहाँ खतरा है। लेकिन फिर भी वो बच्चे उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनते और खेलते खेलते जंगल के बहुत अंदर तक चले जाते हैं। यहाँ हमारे सर को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो बूढ़ा आदमी भी दोबारा अपने ढाबे में आकर चाय बनाने लगता है और किसी से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद जब हमारे सर हम सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और रोल नंबर वाइज सबको देख रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि कुछ बच्चे तो यहाँ से गायब हैं। सर उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिलते। अभी हम सब लोग उन बच्चों को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक जंगल में से जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगती है। ये आवाजें इतनी ज्यादा भयानक थी और पूरे जंगल में मानो गूंज रही थी, जिसे सुनकर हम सब डर जाते हैं। इन आवाजों को सुनकर हमारे सर, मैम और वो बूढ़ा आदमी जल्दी से भागकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। सब लोग बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बस अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और कोई भारी आवाज में बस चिल्लाए जा रहा था। तभी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा भागता हुआ हमारे सर मैम के पास आता है जो जंगल के अंदर गया था। वो भागते हुए रोते रोते सर मैम के पास आकर उनसे कहता है, मेरे सारे दोस्त वहाँ जंगल के अंदर बेहोश पड़े हैं, जल्दी चलिए। फिर उन सभी बच्चों को भी होश में लाया जाता है और दोबारा हम ढाबे के पास आ जाते हैं। सारे बच्चे होश में आ चुके थे लेकिन एक बच्चा अभी भी बेहोश था। उसे उठाने की बहुत कोशिश की जा रही थी लेकिन वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। तभी कुछ ही देर बाद अचानक से
उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। और तभी अचानक वो थोड़ा सा ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा और उल्टा लटक गया। अब उसका सिर नीचे था और उसके पैर ऊपर हवा में थे। वो हवा में मानो झूल रहा था। उसकी लाल लाल आंखें और अपने मुंह से वो भयानक आवाज में कुछ कह रहा था। लेकिन अभी भी वो बूढ़ा आदमी जंगल से वापस लौट कर नहीं आया था। हम सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। आखिर ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा था? और वो बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहा था। उसकी हरकतें देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। हम बस अपनी जगह पर खड़े उसे देख रहे थे। हम सब का शरीर डर के मारे बस कांप रहा था। हम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। जो हमारी आंखों के सामने हो रहा था, हम उस पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये सच में कोई हकीकत है या कोई सपना। तभी वो बच्चा दोबारा से सीधा खड़ा हो जाता है और भागकर हमारे सर मैम के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी वो लाल लाल आंखें हमारे सर मैम को बहुत बुरी तरह से घूर रही थी। न जाने उसे क्या हो गया था। उसके बाद वो वही जमीन पर बैठ गया। काफी देर तक वो सर और मैम को बस घूरता रहा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन में वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे कुछ बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। कुछ बच्चे चक्कर खाकर बेहोश होने लगे। कुछ बच्चे वॉमिट करने लगे। किसी किसी के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। मेरा खुद का सिर भी घूमने लगा था और अचानक से देखते ही देखते वो ढाबा पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली और वो जोरदार किसी मंत्र को चिल्लाया और तभी पूरा का पूरा जंगल काले रंग में बदल गया। पेड़ की डालियां, उनके पत्ते, सब कुछ काला हो चुका था। कुछ हिम्मत करके हमारे प्रिंसिपल सर ने फोन लगाने की कोशिश की ताकि वो मदद के लिए किसी को यहाँ पर बुला सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उनके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। अभी अभी इसी समय इसी जगह पर हमने कॉल करके बाकी की 9 बसों को बुलाया था, लेकिन अब किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर भागकर बस के पास जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि 10 की 10 बसों के ड्राइवर उन्हीं की सीट पर बैठे हैं और बेहोश हो चुके हैं। उसके बाद प्रिंसिपल सर दोबारा से भागकर उस खंडहर में बदल चुके ढाबे के पास आ जाते हैं। तभी अचानक वो बच्चा जो मंत्र पढ़ रहा था, उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और वो ऐसे ही हवा में उड़ा और तेजी से मेरी तरफ बढ़ते हुए मुझ पर झपटा मारा और मेरा गला दबाने लगा। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी मौत तय है। कुछ ही मिनटों में मैं दम तोड़ दूंगा। न जाने कैसे उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी। वो अपनी पूरी शक्ति से मेरा गला दबा रहा था। इतना खौफनाक मंजर देखकर मैं दंग रह चुका था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने आप को उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर के मारे मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो बिल्कुल मेरी नजरों के सामने था और बस मेरा गला दबाए जा रहा था। मैंने ये मान लिया था कि अब मैं मरने वाला हूँ। अपनी मौत को इतना करीब देखकर और इस खौफनाक मंजर को देखकर मेरे दिल की धड़कन मानो रुक सी गई थी। तभी कुछ हिम्मत करके प्रिंसिपल सर और बाकी सारे सर मैम ने मुझे बचाने के लिए उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी अचानक उस बच्चे ने मेरी गर्दन छोड़ दी और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी जंगल के अंदर से एक अघोरी आते हैं। उनके हाथ में एक लोटा था।
वो कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उसके बाद अघोरी ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी जो हमें अभी चाय नाश्ता दे रहा था इस ढाबे पर, दरअसल वो एक भयानक शैतान है और वो यहाँ इस जंगल में आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाता है और उसी ने हम सब की ये हालत की है। जब वो जंगल में भाग कर गया था तब अघोरी ने उसे देख लिया था। अघोरी ने बताया कि मैं अभी तो अपनी शक्ति से उसे कुछ समय के लिए कैद कर चुका हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे ज्यादा समय तक कैद करके नहीं रखा जा सकता, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। अगर इस बार वो भयानक शैतान मुक्त हो गया तो वो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो अघोरी उस बच्चे के हाथ पर एक धागा बांधते हैं और उसके गले में एक ताबीज पहनाते हैं। अचानक से सारे ड्राइवर और सभी बच्चों को होश आ जाता है। हमें जल्दी से जल्दी बस में बिठाया जाता है। बस भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और फिर हम सब लोग वहाँ से रवाना हो गए। पूरे सफर में हम सब लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। डरे सहमे से बस हम अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। सबके दिलो दिमाग में बस वही खौफ बैठ गया था और आखिरकार सुबह हम सब लोग दोबारा स्कूल पहुँचे। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने उस रास्ते की खोजबीन की। तब उन्हें पता चला कि उस रास्ते पर हमेशा किसी न किसी की गाड़ी अपने आप खराब हो जाती है। जिस जगह पर हम लोगों ने ढाबा देखा था, दरअसल वहाँ कोई ढाबा कभी था ही नहीं। वो बस एक खंडर है और वो ढाबा बस किसी किसी को ही नजर आता है। वो तो बस एक छलावा है। वहाँ पर सालों पहले एक पति पत्नी रहा करते थे और वहीं उस जंगल में दोनों मिलकर काला जादू किया करते थे। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो अपना शिकार बनाते हैं। जिस औरत की झलक मैंने देखी थी उस ढाबे के छत पर और वो बूढ़ा आदमी, वो दोनों पति पत्नी थे। इस कहानी को सुनने के बाद हम सब लोगों का दिल दहल गया था। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मौत का राज, ये कहानी है बहुत साल पहले की, जब हमारे जमाने जैसे कंप्यूटर और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज पर लिखाई होती थी। बात करने का जरिया था वो लैंडलाइन फोन, जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस हो जाता था। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी। ऐसे ही किसी दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकल पड़ा था। उसे अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपने बीवी और अपने बच्चों को अपने घर में रखकर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था, सो घर वालों को इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था प्रतीक। प्रतीक बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने जिले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफी पैसा भी उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है जिंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म ले लेती है। वैसा ही कुछ प्रतीक के साथ भी हुआ। उसे कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था, जहां से उसे ये दुनिया छोटी लगे। प्रतीक एक गांव में पहुंच जाता है। वहां के डाक खाने में पहुंचकर किसी की पहचान बताता है। वो उसे एक पता देकर जाने का रास्ता बता देते हैं। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहां से गिरते झरने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसे कुछ घर दिखाई देते हैं। वहां पर फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहां पर अब कोई नहीं रहता था। प्रतीक ने कुछ दिन वहीं रहने का इंतजाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना था, लेकिन वो अंग्रेजों के जमाने का था, तो उसकी बनावट में भी वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहाँ रखी एक मेज और कुर्सी।
उसके बाजू में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग पोत दिया गया था। प्रतीक के सामान रखते ही वहाँ का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। प्रतीक ने उसे रोका और कहा, तुम राजू हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। राजू ने बड़े ही सादगी से प्रतीक की तारीफ की। प्रतीक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है? प्रतीक ने उसकी पसंद पूछी। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले दिन से ही पहुँच जाते हैं। लेकिन उस जमाने में नाटक होना आम बात नहीं थी। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहाँ लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद राजू और प्रतीक बाहर बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। राजू अपने आसपास की जगह के बारे में बता रहा था और प्रतीक कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उन सब चीजों को अपनी कहानी में रखने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए समझ ही नहीं आया। राजू बोला, साहब रात को अकेले बाहर मत निकलिए। बाहर जंगली सुअर, भेड़िए और कभी कभी तो शेर भी आ जाता है। यहाँ कोई भरोसा नहीं है। उसको हाँ बोलकर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। प्रतीक को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। जंगलों से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज। बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो सब उसके आस पास घूम रहे हो। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है सामान में से गिर गया कहीं पर, या फिर मेरे बच्चों ने निकाल लिया होगा। उसके सामान में बस एक शाही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार जाएगा, ऐसा सोचते हुए वो वहाँ रखी अलमारी में खोजने लगता है। प्रतीक को अचानक पुराने से कपड़े में लपेटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसे खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए ला कर रखी होगी। उसे तो पता है मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके वो उस पेन में शाही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। प्रतीक घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरनों के पानी की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने पेन से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों की आवाज आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे। सारे जंगल में हलचल होने लग गई। प्रतीक को भी बहुत मजा आ गया। ये जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते। हर जगह मौत ही मौत। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो ये कहानी खत्म करने वाला है। प्रतीक को कहानी में मजा नहीं आता तो वो उसे बढ़ाने में लग जाता है। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। प्रतीक कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा, ऐसा सोचकर सोने की कोशिश करता है। तभी खट खट, अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है।
खिड़की तेज हवा से एक दूसरे पर लगकर आवाज कर रही थी। कुछ देर के लिए प्रतीक एक ही जगह सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता रहता है। एक पल के लिए वो सोचने लग जाता है। वो दरवाजा खोलकर राजू का दरवाजा देखता है, लेकिन उसका दरवाजा तो बंद था। प्रतीक ने वहां खिड़की में किसी को तो देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो राजू के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आज उसे कल की कहानी का किस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसे तो उसका काम करना ही था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खट खट, खिड़की जोर से खुल गई। अब प्रतीक डर गया। उसने आवाज लगाई, राजू। राजू दौड़कर आ गया। प्रतीक ने दरवाजा खोला। अभी मैं यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। प्रतीक थोड़ा सहम कर बोल रहा था, साहब आपको शायद वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने दरवाजे के बाहर ताला लगाया है, कोई कैसे अंदर आ सकता है। राजू इधर उधर घूमकर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख प्रतीक को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। राजू के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन खिड़की बंद करके प्रतीक लिखने में मगन हो जाता है। लेकिन उसका ध्यान खिड़की पर नहीं होता। वहाँ एक बहुत ही खूंखार साया, या यूं कहो कि कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसे देख रही होती है। ये और कोई नहीं, ये वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे ये आत्मा ही प्रतीक से सब लिखवा रही थी, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो प्रतीक भी इस बात से अभी बेखबर ही था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसे एक फोन आता है कि प्रतीक का जो दोस्त था, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल रात अचानक मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाते हैं। वो प्रतीक के दोस्त का गांव था। उसके आखिरी क्रियाकर्म के लिए वहीं उसे लेकर आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। प्रतीक को बहुत बुरा लगा। अब उसे गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को खत्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उस गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह राजू का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद प्रतीक अपने साथ बाजू के लोगों को लेकर राजू को ढूंढने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बाबूजी बाबूजी जल्दी चलो। प्रतीक उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे राजू की लाश मिलती है, और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसे पूरी तरह फाड़ दिया था। वो देखने लायक भी नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब प्रतीक को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है, ऐसा लग रहा था। प्रतीक भी अब बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी को खत्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और वो पेन से लिखने लगा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी खत्म कर देती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में जाता है। वापस आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर
उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी जो प्रतीक की तरफ देख रही थी। प्रतीक चिल्ला उठा। बाजू के घर वाले भी आ गए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। प्रतीक ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसे गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो जो भी लिखा था वो सब कुछ हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अब प्रतीक ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। वो लिखा हुआ तो नहीं मिटा सकता था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज घर पहुंचने निकल जाता है। कहीं न कहीं उसे ये एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सारी मौतें हो रही थी। अब वो जो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के बाहर प्रतीक के रिश्तेदार थे। बहुत ज्यादा भीड़ थी। प्रतीक थरथराने लगा। उसके पैर भारी हो गए। चलना मुश्किल हो गया। उसकी बीवी और बच्चों की तस्वीर उसे अपने सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छिन गया था। प्रतीक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात तक रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावना खूंखार साया उसे फिर से दिखाई दिया और उसे एकदम से याद आया कि उसने गेस्ट हाउस से निकलने के पहले अपनी कहानी का अंत लिख लिया था। उस लेखक की मौत एक राज। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी डरावनी, भूत या रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।